गैर जमानती कर्ज को लेकर बढ़ाई गई सख्ती के बावजूद रिजर्व बैंक के सामने आए अनसिक्योर्ड लोन के आंकड़े बड़े चुनौतीपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों में 50% लोग ऐसे हैं जो एक साथ 3 लोन की किस्त चुका रहे हैं। इस वजह से लोन डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। सोचिए, बिल्कुल एक खेल याद आ गया। वो जो खेल क्या, वो सर्कस टाइप का होता था, वो पतली सी डोरी पर एक लड़का चलता था ऐसे ऐसे डंडा लेके, वही स्थिति है। 3 लोन, सोचिए अगर 1 महीने किस्त नहीं आई, सैलरी नहीं आई, तो 3 किस्त एक साथ डिफॉल्ट होने का खतरा है। ये स्थिति है। सर, कितनी चौंकाने वाली बात है ये। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई और उससे ये आंकड़ा मिला है। उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। हम आपको विस्तार से इससे पहले भी बता चुके हैं। आप जान सकते हैं कि भारतीय परिवारों की बैलेंस शीट बिगड़ रही है और खराब हो रही है। पर इसके और भीतर जाते हैं कि कौन सा कर्ज बढ़ रहा है, उसके बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली जानकारी देती है। सर, शुभम ने बताया कि एक आदमी 3 पर्सनल लोन दे रहा है, यानी वो डेट ट्रैप में है। आप ये नहीं कह सकते कि वो डेट ट्रैप से बाहर है, वो तो कर्ज के जाल में फंसा ही हुआ है। और यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लोग क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर ही कर्ज चुका रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। आरबीआई की इस रिपोर्ट ने माना है कि पर्सनल लोन के डिफॉल्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पर्सनल लोन के डिफॉल्ट का मतलब वो लोन जो लोगों ने अपने सामान्य कंजम्पशन के लिए, यात्रा करने के लिए, फोन खरीदने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए लिए हैं। इसमें भी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 50,000 रुपए से नीचे के लोन में डिलिक्वेंसीज या डिफॉल्ट सबसे ज्यादा है। 50,000 रुपए के लोन से आप कोई धंधा बिजनेस तो कर नहीं सकते। 50,000 रुपए का लोन लोगों ने फोन खरीदने के लिए, बाकी सुविधाएं लेने के लिए किया है। हाउसिंग में डिफॉल्ट सबसे कम है, ये माना जा रहा है, क्योंकि हाउसिंग में वही लोग मकान ले पाए हैं पिछले 10 सालों में जिनके पास अच्छी आय थी। लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बैंकों में बढ़ा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट का बढ़ा है। पर्सनल लोन के जरिए हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी का जो भी ढिंढोरा पीटा जा रहा है या उनकी तरफ से जो भी खर्च किया जा रहा है वो दरअसल कर्ज के माध्यम से किया जा रहा है। यह तस्वीर यहीं से दिखाई देती है। और इसीलिए पिछले साल रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड क्रेडिट पर, गैर जमानती कर्ज पर सख्ती की थी। बैंकों के लिए नए नियम तय किए थे, उन्हें ज़्यादा रिजर्व फंड्स रखने के लिए कहा था। लेकिन इसके बाद भी अब आरबीआई का यह कहना है कि जो ग्रोथ पर्सनल लोन्स में दिखाई दे रही है वो खतरनाक है। और इस सेगमेंट में एनपीएस की स्थिति सबसे ज़्यादा है। और एक और बेहद खतरनाक चीज़ जिसे आप भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो चुनौतियां एनईटी जैसे एग्जामों के पेपर लीक होने के से जोड़ सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पर्सनल लोन डिस्ट्रेस एजुकेशन में हो रहे हैं, 3.6%। एक तो भारत में बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन लोन की एक्सेस नहीं है, बहुत सारे लोग ले नहीं सकते। और जिन लोगों ने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई की है या उसके जरिए अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश की है, उनके लिए नौकरियों की गहरी समस्या है। अब ये बात थोड़ी ज़्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है पर्सनल लोन के हिस्से में। क्रेडिट कार्ड दूसरे नंबर पर है, ऑटो लोन तीसरे नंबर पर है। पर पर्सनल लोन में एजुकेशन और क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा दबाव का बिंदु बने हुए हैं। आरबीआई ने भारतीय परिवारों के कर्ज पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय परिवारों की बचत घटकर जीडीपी के 18.4% पर पहुंच गई है। 2013 में से 2022 के दौरान बचत का यह आंकड़ा जीडीपी के 20% के बराबर था। कुल पारिवारिक बचत में शुद्ध वित्तीय बचत का हिस्सा लगातार घट रहा है। 22-23 में यह घटकर 28.5% हो गया है, जो 2013 से 2022 के दौरान औसतन 39.8% रहा करता था। सर, बजट से जुड़े ये आंकड़े जो हैं कितने चौंकाने वाले हैं? हाँ शुभम ने जैसे शुरुआत में आपसे कहा था ना कि आपकी 2 जेबें होती हैं, 3 जेबें होती हैं। ऊपर वाली जेब में कमाई होती है, एक जेब में बचत होती है और दूसरी जेब में कर्ज होता है। क्योंकि भारत में रोजगारों की कमी है और आय में कोई बड़ी बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी इलाकों में नहीं दिख रही है, इसलिए उसका सबसे सीधा असर फिनेंशियल सेविंग्स पर पड़ रहा है। और किसी भी देश की फिनेंशियल सेविंग घटने का असर केवल उस देश के परिवारों की बैलेंस शीट, या अगर परिवारों को आप कंपनियां मान लें तो उनके परिवारों की बैलेंस शीट खराब होना ही नहीं होता, उस देश की बैलेंस शीट के लिए भी चुनौती होता है। क्योंकि आप और हम जो बचत करते हैं वो परोक्ष रूप से सरकार के कर्ज का हिस्सा बनती है। वो बैंकों में रखा जाता है, वो बीमा कंपनियों में जाता है, वो प्रोविडेंट फंड में जाता है और वही सारा पैसा सरकार के पास कर्ज के तौर पर जाता है। सरकार उसका इस्तेमाल अपने खर्च में और बाकी कामों में करती है। भारत की फाइनेंशियल सेविंग्स लगातार गिर रही हैं और इसको इस दृष्टि से समझना जरूरी है। हालांकि हम इस पर विस्तार से एक इकोनॉमिक हम कर चुके हैं जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, जिससे कि आपको ये पूरी तस्वीर खुलकर समझ में आ जाएगी कि बचतें क्यों गिर रही हैं, क्या हो रहा है। लेकिन इसे 2
वजह से समझना जरूरी है। भारत के आर्थिक विकास दर 7% के उससे ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार पिछले 3-4 सालों में लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स में, भारतीय परिवारों की बचतों में कमी देख रहे हैं और उसमें भी फाइनेंशियल सेविंग्स में तेज गिरावट देख रहे हैं। दूसरी चीज है कि इसकी तुलना में महंगाई बढ़ने के कारण, जिंदगी जीने की लागत बढ़ने के कारण ये बचतों में कमी और ज्यादा चिंताजनक बनती दिखाई दे रही है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि बचतों का स्वभाव भी बदल रहा है। अब बचतें बैंकों से निकलकर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बाकी जगह जा रही हैं, जहां उतार चढ़ाव भी है। किसी भी देश में अगर वित्तीय बचतें कम होती हैं तो सरकार को निवेश के लिए, सरकार को खर्च के लिए संसाधनों में भी कमी आती है। विस्तार से उस इकोनॉमिकम का लिंक हम देंगे, इसमें आप विस्तार से समझ सकते हैं। पर आज आरबीआई की रिपोर्ट ने 2 आंकड़े हमारे सामने रखे। एक है कि हाउस होल्ड सेविंग्स 18.4% आ गई 2023 में, जो कि काफ़ी कम स्तर है, और नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में तेज कमी आई, जो कि अब 28-28.5% के आसपास है। चलिए सर, अब बढ़ते हैं दूसरी जेब की तरफ। दूसरी जेब में रखा है कर्ज।